जून 1965 टोंगा का सेंट एंड्रयूज कॉलेज। ये एक ऐसा कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल था जहां के नियम किसी जेल से कम नहीं थे, लेकिन पीछे की बेंच पर बैठे उन 6 टीनेज लड़कों के खून में एक अजीब सी बेचैनी दौड़ रही थी। 13 से 16 साल के इन 6 दोस्तों के लिए स्कूल की ये 4 दीवारें किसी पिंजरे जैसी हो गई थीं, जहां उनका दम घुटने लगा था। वे क्लासरूम की दीवारों से बाहर प्रशांत महासागर की उन विशाल लहरों के पार एक एडवेंचर की तलाश में थे, जो जल्द ही उनकी जिंदगी बदलने वाला था। इन 6 दोस्तों के नाम थे सियोन, स्टीफन, कोलो, डेविड, ल्यूक और मानो। एक दिन स्कूल के मैदान में बैठे हुए उन्होंने एक बहुत ही क्रेजी प्लान बनाया। प्लान ये था कि टोंगा से भागकर 800 किलोमीटर दूर फिजी या न्यूजीलैंड जाना। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी, ना तो उनके पास पैसे थे, ना पासपोर्ट और ना ही जहाज का कोई टिकट। तो फिर वे इतनी दूर जाते कैसे? तभी सियोन ने, जो इस ग्रुप में सबसे बड़ा था, एक ऐसा आइडिया दिया जो उन्हें सीधे मौत के मुंह में धकेलने वाला था। उसने अपने दोस्तों से कहा, हम नाव चुराएंगे। उन्हें एक आदमी याद आया, मिस्टर तानियेला उहिला, जो एक स्थानीय मछुआरा था। लड़कों को वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने उसकी ही 24 फीट लंबी सेलबोट को चुराने का फैसला कर लिया। जून 1965 की वो एक बेहद शांत और अंधेरी रात थी। पूरा स्कूल गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन इन 6 दोस्तों की धड़कनें तेज थीं। वे दबे पांव हॉस्टल से बाहर निकले, छुपते छुपाते समंदर के किनारे पहुंचे। अगर आप सोच रहे हैं कि 800 किलोमीटर के इतने लंबे और खतरनाक सफर के लिए उन्होंने महीनों की कोई तगड़ी प्लानिंग की होगी, तो आप बिल्कुल गलत हैं। उनके पास तैयारी के नाम पर सिर्फ ये मामूली सी चीजें थीं। 2 बोरी केले, कुछ नारियल, एक छोटा सा गैस बर्नर और पानी जमा करने के लिए कुछ खाली बर्तन। और सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि उनके पास न कोई नक्शा था, न दिशा देखने के लिए कोई कंपास, और ना ही किसी को खुले समंदर में नाव चलाने का कोई तजुर्बा था। ये एक ऐसी बेवकूफी थी जो सीधे मौत को दावत दे रही थी। पर उस रात उन्हें किसी खतरे का एहसास नहीं था। उन्होंने चुपचाप नाव की रस्सी खोली, उसे पानी में धकेला और लहरों के सहारे निकल पड़े। ठंडी हवा उनके बालों को सहला रही थी। उनके चेहरों पर एक अजीब सी खुशी और आजादी की चमक थी। वे फिजी पहुंचने के सपने देख रहे थे, नाव पर बैठकर हंस रहे थे और अपने टोंगन गाने गा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपनी जेल जैसी जिंदगी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया है। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि प्रशांत महासागर ने उनके लिए मौत का एक खौफनाक जाल बिछा रखा था। वे जिस रोमांच की तलाश में निकले थे, वो कुछ ही घंटों में एक ऐसी खौफनाक हकीकत बनने वाला था जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। क्योंकि आसमान में घने काले बादल छाने लगे थे और एक ऐसा खौफनाक तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा था जो सिर्फ उस नाव को ही नहीं, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए पलटने वाला था। रात के अंधेरे में लड़कों की आंख लग चुकी थी, लेकिन प्रशांत महासागर उनके खिलाफ एक खौफनाक साजिश रच रहा था। आधी रात को अचानक मौसम ने अपना सबसे भयानक रूप ले लिया। एक भयानक तूफान उनकी उस छोटी सी नाव से आ टकराया। हवा इतनी तेज थी कि उनकी 24 फीट लंबी नाव समंदर की पहाड़ जैसी विशाल लहरों के बीच किसी कागज के टुकड़े की तरह उछलने लगी। चारों तरफ सिर्फ खौफनाक अंधेरा, पानी का शोर और मौत का तांडव था। लड़कों ने नाव को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुदरत के उस खौफनाक तांडव के सामने वे पूरी तरह बेबस हो गए। एक जोरदार लहर आई और नाव की सेल को चीर कर रख दिया। वो छोटे छोटे टुकड़ों में फटकर हवा में उड़ गई। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक और लहर ने नाव की रडर को भी तोड़कर समंदर में बहा दिया। अब उनके पास नाव को कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं था। वे उस अथाह और अंतहीन समंदर के बीचों बीच एक ऐसी तैरती हुई ताबूत में कैद हो गए थे जिसे लहरें जहां चाहें वहां ले जा सकती थीं। अगली सुबह जब तूफान शांत हुआ तो मौत का एक नया और दर्दनाक चेहरा उनके सामने खड़ा था। ना तो उन्हें ये पता था कि वे कहां हैं और ना ही कोई उन्हें बचाने आने वाला था। दिन बीतते गए, उनका लाया हुआ थोड़ा सा खाना खत्म हो चुका था, पानी का एक एक कतरा सूख चुका था और आसमान से आग बरसाता सूरज उनके जिस्म को झुलसा रहा था। प्यास से तड़पते हुए उनके होंठ बुरी तरह फट चुके थे, गला पूरी तरह सूखकर अंदर से छिल चुका था। जिंदा रहने के लिए उन्होंने नारियल के खाली खोलों में बारिश की कुछ बूंदें जमा करने की कोशिश की, लेकिन मौत को मात देने के लिए पानी की वो चंद बूंदें बिल्कुल भी काफी नहीं थीं। जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उन्होंने समंदर से मछलियां पकड़कर उनका कच्चा खून और मांस तक खाने की कोशिश की। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लगातार 8 दिनों तक मौत उनके सर पर मंडराती रही। धीरे धीरे लड़कों ने उम्मीद छोड़ दी। उन्हें लगने लगा कि यही समंदर अब उनकी कब्र बनने वाला है। लेकिन तभी 8वें दिन की सुबह सियोन की सूजी हुई और थक चुकी आंखों ने दूर समंदर में कुछ देखा। वो कोई जहाज नहीं था, बल्कि समंदर का सीना चीरकर बाहर निकली एक विशालकाय चट्टान थी। वो एक द्वीप था। लड़कों के सूखे हुए चेहरों पर अचानक एक मुस्कान आ गई। उनके बेजान शरीरों में जैसे जीने की एक नई उम्मीद जाग उठी। उन्होंने टूटे हुए लकड़ी के पट्टों की मदद से नाव को उस द्वीप की तरफ धकेलना शुरू कर दिया।
लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। जैसे जैसे वे उस द्वीप के करीब पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई खूबसूरत रेतीला किनारा नहीं था, बल्कि ये एक खौफनाक और सीधा खड़ा ज्वालामुखी का पहाड़ था, जिसके चारों ओर नुकीली चट्टानें थीं और समंदर की लहरें उनसे भयानक रूप से टकरा रही थीं। अगर नाव उन चट्टानों से टकराती तो नाव के साथ साथ उनके भी टुकड़े टुकड़े हो जाते। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, उन्हें नाव को वहीं छोड़ना था। जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद में उन्होंने अपने बेजान शरीर की पूरी ताकत झोंक दी और उन खूंखार लहरों के बीच समंदर में छलांग लगा दी। मौत से लड़ते, लहरों के थपेड़े खाते और नुकीली चट्टानों से अपने जिस्म को छलनी करवाते हुए वे किसी तरह उस किनारे पर पहुंचने में कामयाब हो गए। लेकिन जब उन्होंने उस अनजान द्वीप की सूखी जमीन पर कदम रखा तो उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उन्होंने मौत के समंदर से बचकर एक शापित भूतिया द्वीप के नर्क में कदम रख दिया था। एक ऐसा द्वीप जहां अगले 15 महीनों तक उनका सामना भूख, खौफ और अपनी ही इंसानियत के सबसे डरावने इम्तिहान से होने वाला था। समंदर की मौत से बचकर वे किनारे तो पहुंच गए थे, लेकिन उनके सामने जो मंजर था उसने उनके दिल की धड़कनें रोक दी। ये कोई आम द्वीप नहीं था, ये प्रशांत महासागर का वो गुमनाम और शापित कोना था जिसे दुनिया एटा के नाम से जानती थी। समंदर के बीचों बीच खड़ा एक ऐसा वीरान ज्वालामुखी का टापू जहां सालों से किसी इंसान ने कदम नहीं रखा था। उनके पैर लहूलुहान थे और शरीर पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन रुकने का समय नहीं था। सूरज ढल रहा था और उस अनजान द्वीप पर पहली रात का अंधेरा उनके करीब आ रहा था। उनके पास न आग थी, न छत और न ही हथियार। वे सिर्फ 15 से 16 साल के बच्चे थे जो दुनिया के सबसे खतरनाक नर्क में अकेले छोड़ दिए गए थे। उस पहली रात की खामोशी सबसे भयानक थी। जंगल से आने वाली अजीबोगरीब आवाजें और समंदर का वो डरावना शोर उन्हें सोने नहीं दे रहा था। उन्हें डर था कि कहीं अंधेरे में कोई जंगली जानवर उन पर हमला न कर दे। उस रात उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामे रखा, शायद ये सोचकर कि ये उनकी आखिरी रात हो सकती है। अगली सुबह की किरण फूटते ही मौत उनके सामने एक नए रूप में खड़ी थी, एक ऐसी भयंकर प्यास जो उनके शरीर को अंदर से राख कर रही थी। उन्होंने पूरे द्वीप को छान मारा, लेकिन कहीं भी मीठे पानी का एक कतरा तक नहीं मिला। किस्मत देखिए, चारों तरफ समंदर का अथाह पानी था, लेकिन वे उसे पी नहीं सकते थे। तभी उन्हें ऊपर उस ऊंचे ज्वालामुखी के शिखर पर कुछ दिखा। वो एक घना जंगल था। जीने की एक आखिरी उम्मीद में उन थके हुए लड़कों ने उन सीधी खड़ी और नुकीली चट्टानों पर चढ़ना शुरू किया, बिना किसी जूते के, बिना किसी रस्सी के, सिर्फ अपने हाथों के दम पर। उस दिन उन लड़कों ने अपनी मौत को बहुत करीब से देखा। अगर एक पैर फिसला तो सीधे सैकड़ों फीट नीचे समंदर की चट्टानों पर मौत पक्की थी, लेकिन वे हार मानने को तैयार नहीं थे। और जब वे उस शिखर पर पहुंचे तो उन्हें वो मिला जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। वहां एक सदियों पुराना रहस्य उनका इंतजार कर रहा था, एक ऐसा रहस्य जिसने उनके बचने की उम्मीद को फिर से जिंदा कर दिया। जैसे ही उन लड़कों ने मौत की उस चढ़ाई को पार किया और ज्वालामुखी के उस विशाल गड्ढे के अंदर झांका, उनकी थकान और प्यास जैसे एक पल के लिए गायब हो गई। वो कोई सूखी और बंजर जमीन नहीं थी, उस ज्वालामुखी के अंदर एक पूरी नई दुनिया बसी हुई थी, एक हरा भरा घना जंगल। लेकिन असली हैरानी की बात यह नहीं थी। जंगल के अंदर कदम रखते ही उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। वहां इंसानों के रहने के निशान थे, पत्थरों से बनी पुरानी झोपड़ियों के खंडहर। दरअसल वे लड़के नहीं जानते थे कि लगभग 100 साल पहले एटा द्वीप पर एक कबीला बसा करता था, जिसे गुलाम बनाने वाले खूंखार जहाजों ने तबाह कर दिया था। उस कबीले के लोग तो मिट गए थे, लेकिन वे अपने पीछे केले के पेड़, पपीते, जंगली तारों और कुछ मुर्गियां छोड़ गए थे। इन 100 सालों में वे मुर्गियां अब पूरी तरह से जंगली हो चुकी थीं और उस पूरे जंगल में फैल गई थीं। उन जंगली फलों और पेड़ के तनों में जमा बारिश के पानी ने उनकी टूटती सांसों को फिर से जोड़ दिया। कई दिनों बाद उनके पेट में कुछ खाना गया था, लेकिन प्रकृति का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। रात होते ही उस द्वीप की बर्फीली हवाएं उनके खून को जमाने लगीं। उनके पास न कोई छत थी, न गर्म कपड़े। जंगली जानवरों और भयानक ठंड से बचने के लिए उन्हें अब एक ऐसे जादू की जरूरत थी जिसके बिना इंसान का वजूद नामुमकिन है, आग। लेकिन बिना किसी माचिस या औजार के आग जलाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। कोलो नाम के लड़के ने सूखी लकड़ियों के 2 टुकड़े उठाए और उन्हें आपस में रगड़ना शुरू किया। 1 घंटा, 2 घंटे, उसके हाथों में बड़े बड़े छाले पड़ गए। छालों से खून रिसने लगा, लेकिन उसके हाथ नहीं रुके। उसने अपनी जान की आखिरी बची हुई ताकत उस लकड़ी में झोंक दी और फिर घंटों के उस दर्दनाक संघर्ष के बाद सूखी घास में से हल्का सा धुआं उठा, एक छोटी सी चिंगारी, और फिर आग की वो लपट उठ खड़ी हुई। वो सिर्फ आग नहीं थी, वो उनकी जिंदगी की लौ थी। उस रात उन 6 लड़कों ने उस आग के चारों ओर बैठकर एक कसम खाई कि चाहे तूफान आए, बारिश हो या समंदर अपना आपा खो बैठे, वे इस आग को कभी बुझने नहीं देंगे। और आपको जानकर हैरानी होगी, अगले 15 महीनों तक दिन रात, आंधी तूफान, हर मौसम में उन लड़कों ने उस आग को 1 सेकंड के लिए भी बुझने नहीं दिया। आग तो जल गई थी, लेकिन ये तो बस उनके सर्वाइवल की शुरुआत थी, क्योंकि अब उन्हें इस खौफनाक जंगल में शिकार करना सीखना था। एक ऐसा सिस्टम बनाना था ताकि वे आपस में ना लड़ें और सबसे बढ़कर
उन्हें एक ऐसी बीमारी का सामना करना था जो बिना छुए इंसान को अंदर से मार देती है, अकेलापन और डिप्रेशन। अगले 15 महीनों में उन्होंने इस द्वीप पर जो कुछ किया वो इंसानियत के इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार बनने वाला था। अक्सर जब इंसान भूखमरी, खौफ और मौत के साए में होता है तो वो जानवर बन जाता है। दुनिया के बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि अगर बच्चों को एक वीरान द्वीप पर छोड़ दिया जाए तो वे जिंदा रहने के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। लेकिन इन 6 लड़कों ने विज्ञान और इंसानियत की उस थ्योरी को झूठा साबित कर दिया। उन्होंने उस नर्क जैसे द्वीप पर एक दूसरे को मारने के बजाय अपना खुद का एक छोटा सा देश बसा लिया। उन्होंने आपस में नियम बनाए, हर दिन की ड्यूटी तय की गई। 2 लड़के शिकार और खाना लाएंगे, 2 उस कीमती आग की रखवाली करेंगे और बाकी 2 द्वीप की निगरानी करेंगे। अगर कभी किसी बात पर 2 लड़कों में झगड़ा होता तो वे हाथापाई नहीं करते थे। उनका नियम था कि झगड़ने वाले दोनों लड़कों को द्वीप के 2 अलग अलग किनारों पर तब तक अकेला भेज दिया जाएगा जब तक कि उनका गुस्सा शांत न हो जाए। इस अनुशासन ने उन्हें उस खौफनाक जंगल में इंसान बनाए रखा। उन्हें पता था कि इस वीरान दुनिया में भूख से ज्यादा खतरनाक एक और बीमारी है, उम्मीद का टूट जाना। अपने दिमाग को जिंदा रखने के लिए उन्होंने अपनी टूटी हुई नाव से निकाले गए लोहे के 6 तारों, लकड़ी के एक टुकड़े और आधे नारियल के खोल से एक गिटार बना लिया। दिन भर मौत से लड़ने के बाद हर रात उस भयानक जंगल के सन्नाटे में उनके गिटार की धुन और उनकी प्रार्थनाओं की आवाज गूंजती थी। वे एक दूसरे का हौसला टूटने नहीं देते थे। महीने बीत रहे थे, सब कुछ उनके कंट्रोल में लग रहा था, लेकिन तभी मौत ने एक बार फिर अपना खौफनाक खेल खेला। एक दिन शिकार की तलाश में चट्टानों पर चढ़ते हुए स्टीफन नाम के लड़के का पैर अचानक फिसल गया। वो सीधे 50 फीट गहरी एक खाइयों और नुकीली चट्टानों के बीच जा गिरा। जब बाकी लड़के भागकर नीचे पहुंचे तो नजारा रूह कपा देने वाला था। स्टीफन दर्द से तड़प रहा था और उसकी दाईं टांग की हड्डी बुरी तरह टूटकर मांस को फाड़ते हुए बाहर आ गई थी। उस बिना दवा, बिना डॉक्टर और बिना पेन किलर वाली दुनिया में इस तरह हड्डी का टूटना सीधे सीधे मौत का फरमान था। इन्फेक्शन फैलने में कुछ ही घंटे लगने वाले थे, लेकिन उन लड़कों ने अपने भाई को मरने नहीं दिया। उन्होंने तुरंत लकड़ियों और जंगली बेलों की मदद से स्टीफन की उस टूटी और लहूलुहान टांग को एकदम सीधा बांध दिया। अगले कई हफ्तों तक उन्होंने स्टीफन को हिलने तक नहीं दिया और उसके हिस्से का सारा काम खुद किया। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 6 महीने और फिर पूरा 1 साल बीत गया। उनके कपड़े पूरी तरह फटकर चीथड़े हो चुके थे। बाल और दाढ़ियां इतनी लंबी हो गई थीं कि वे अब 15 साल के बच्चे नहीं बल्कि खूंखार आदि मानव बन चुके थे। उनके परिवारों ने उन्हें मरा हुआ मानकर उनके अंतिम संस्कार भी कर दिए थे। किसी को नहीं पता था कि वे जिंदा हैं। 15 महीनों की उस कैद ने अब उनकी आखिरी उम्मीद को भी तोड़ना शुरू कर दिया था। उन्हें लगने लगा था कि अब वे कभी अपने घर वापस नहीं जा पाएंगे। 15 महीने की लंबी और खौफनाक कैद, उम्मीदें अब पूरी तरह से राख हो चुकी थीं। उन लड़कों ने भी हार मान ली थी और उन्हें यकीन हो चुका था कि ये शापित टापू ही अब उनकी हमेशा की कब्र बनने वाला है। लेकिन फिर आया 11 सितंबर 1966 का वो दिन। पीटर वार्नर नाम का एक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान अपनी नाव लेकर उसी समंदर से गुजर रहा था। अचानक उसकी नजर उस खौफनाक और वीरान एटा द्वीप पर पड़ी। पीटर जानता था कि यहाँ सदियों से कोई इंसान नहीं रहता, लेकिन तभी उसने पहाड़ की चोटी पर कुछ ऐसा देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। पीटर की दूरबीन के लेंस में उसे जंगल का एक हिस्सा जला हुआ दिखाई दिया। कोई वीरान द्वीप पर आग कैसे लग सकता है? इससे पहले कि पीटर कुछ समझ पाता, उसकी दूरबीन के सामने एक रूह कंपा देने वाला नजारा आया। पहाड़ की उन नुकीली चट्टानों से कुछ अजीब से दिखने वाले लोग समंदर की खूंखार लहरों में छलांग लगा रहे थे। उनके बाल कमर तक लंबे थे, वे पूरी तरह नंगे थे और पानी को चीरते हुए पागलों की तरह पीटर की नाव की तरफ तैर रहे थे। कप्तान पीटर घबरा गया। उसे लगा कि ये कोई जंगली कबीले के लोग हैं, लेकिन जब उस पहले लड़के ने नाव के किनारे को पकड़ा और ऊपर देखा तो उसके मुंह से टूटी फूटी अंग्रेजी में जो अल्फाज निकले उसने दुनिया का इतिहास बदल दिया। उस लड़के ने कहा, मेरा नाम स्टीफन है और हम यहाँ 6 लोग हैं। हमें 15 महीने हो चुके हैं। 15 महीने? पीटर सुन रह गया। उसने तुरंत अपना रेडियो उठाया और टोंगा की राजधानी को एक मैसेज भेजा। रेडियो पर लड़कों के नाम सुनकर दूसरी तरफ से एक कांपती हुई आवाज आई, कप्तान, ये एक चमत्कार है। इन 6 बच्चों को मरा हुआ मानकर इनके परिवारों ने इनकी कब्रें तक बना दी हैं। जब वे लड़के 15 महीने बाद अपने घर टोंगा पहुंचे तो पूरा शहर रो पड़ा। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। उन लड़कों ने मौत को मात दे दी थी, लेकिन कानून को नहीं। घर लौटते ही उनका स्वागत फूलों से नहीं बल्कि हथकड़ियों से हुआ। पुलिस ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा 15 महीने पहले उन्होंने जो नाव चुराई थी, उस नाव के मालिक ने उन पर नाव चुराने और उसे समंदर में तबाह करने का क्रिमिनल केस ठोक दिया था। जिस नर्क से वे 15 महीने लड़कर आए थे, अब उन्हें एक नई जेल में सड़ना था। लेकिन कप्तान पीटर ने उन्हें एक बार फिर बचा लिया। पीटर ने ऑस्ट्रेलिया के एक टीवी चैनल को इन लड़कों की कहानी के राइट्स बेच दिए
और उस पैसे से नाव के मालिक का सारा कर्जा चुकाकर इन लड़कों को जेल से आजाद करवाया। सिर्फ इतना ही नहीं, पीटर ने उन 6 लड़कों को अपनी नाव पर क्रू मेंबर की नौकरी भी दे दी। डॉक्टरों ने जब उनका चेकअप किया तो वे हैरान रह गए। 15 महीने एक नर्क में बिताने के बाद भी वे एकदम स्वस्थ थे और जिस स्टीफन की टांग चट्टान से गिरकर टूट गई थी, वो उन लड़कों के बनाए हुए जंगली इलाज से एकदम परफेक्ट तरीके से जुड़ चुकी थी। दुनिया भर के मनोवैज्ञानिकों ने सालों से हमें बताया था कि अगर इंसानों को एक भयानक स्थिति में छोड़ दिया जाए तो वे एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। लेकिन एटा द्वीप के इन 6 लड़कों ने साबित कर दिया कि जब इंसानियत की असली परीक्षा होती है तो हम लड़ते नहीं हैं, हम एक दूसरे का हाथ थामते हैं। उन्होंने मौत के उस वीरान नर्क में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। अगर आपको इंसानियत के जज्बे की ये सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।